अब अपने बात करते हैं वैसे मॉडल की जो लेयर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसकी कौन कौन सी लेयर्स होती है? डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, ठीक है। तो ये नॉर्मली आपकी लेयर्स रहती है किसकी? ओएसआई मॉडल की। ठीक है, इनको वैसे जैसे मान लो ये फिजिकल लेयर है, ठीक है, तो इसको लाइक लेयर 1 बोला जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है लेयर 2। सिमिलर इसको बोला जाता है कौन से लेयर? लेयर 3। ठीक है, एंड लेयर 4 एंड लेयर 5, लेयर 6 एंड लेयर 7, ऐसे करके। क्लियर है? ओके, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, लेयर 6 एंड लेयर 7, ये नाम बोला जाता है। ओके, एंड साथ में इनको लाइक ये भी होती है कि ये जो लेयर होती है नीचे वाली लेयर, ओके, इनको बोला जाता है लाइक बॉटम लेयर कह सकते हो आप, क्योंकि ये नीचे की लेयर होती है, राइट। ओके, एंड इनको अपर लेयर्स बोला जाता है। कौन सा? अपर लेयर, बिकॉज वो आपका सिस्टम के ऊपर काम करता है, एप्लीकेशंस पे आपकी काम करती है अपर लेयर्स। ओके, एंड जो ये है वो आपका आप कह सकते हो कि बॉटम लेयर है, जहां पे आपकी एंड टू एंड कनेक्टिविटी वगैरह रहती है। क्लियर है यहां तक? हेलो, किसी को डाउट अभी तक? हाँ, और भी लाइक नाम बोले जाते हैं, लाइक इनको लाइक होस्ट लेयर बोला जाता है। ठीक है, लाइक बोल दिया होस्ट लेयर बोल दिया। एंड इनको आप इसको होता है आपका मीडिया लेयर। ओके, जहाँ पे लाइक आपके डिवाइसेस कनेक्टेड है जैसे, है ना, सॉरी डिवाइसेस लिख दिया, लेयर लिखना था। ओके, ऐसे भी मतलब नाम दिया गया है, बट नॉर्मली आपको याद क्या रखना है? आपको याद रहे ये रखना है कि आपकी ये 7 लेयर होती हैं और ये लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 ऐसे करके बोला जाता है इनको। ठीक है, एनी डाउट अभी तक? हेलो, ओके, तो अब अपने बात करने वाले हैं 1 बाय 1 हर एक लेयर की फंक्शनैलिटी के बारे में। पहले तो अभी मैं आपको बता दूं मैं अभी क्या करने वाले हूं वैसे मॉडल के अंदर। पहले अपने हर एक लेयर के फंक्शंस की बात करेंगे, ईच लेयर फंक्शंस की बात करेंगे कि हर एक लाइक हर एक लेयर का क्या काम है, मतलब वो कैसे काम करती है और उसका क्या क्या फंक्शंस रहते हैं। ठीक है, ओके, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, उसके क्या क्या फंक्शंस है, वो अपने बात करेंगे हर एक लेयर के। एंड वो सब कंप्लीट होने के बाद में लाइक हर एक लेयर के बारे में बताया जाएगा, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, है ना। एंड उसके बाद में फिर अपने बात करेंगे आपका जो नॉर्मल पैकेट फ्लो रहता है, फिर हम उसकी बात करेंगे। एंड वो आपका आप कह सकते हो आपका एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल डेटा फ्लो कैसे रहता है, पैकेट फ्लो कैसे होता है। तो यहीं पे पैकेट फ्लो के अंदर ही आपका जो डेटा कम्युनिकेशन है वो कैसे लग के जा रहा है, डेटा कैसे लग के जाता है ना, लेयर वाइज। ओके, एंड आपका जो आर्प प्रोसेस है एंड आप कह सकते हो आईसीएमपी प्रोसेस है, वो आपका इसी के अंदर अपने कवर अप करने वाले हैं। क्लियर है? ओके, तो पहले अपने बात करेंगे हर एक लेयर की फंक्शनैलिटी के बारे में एंड देन उसके बाद में आपका होगा पैकेट फ्लो। ओके, चलिए, तो अब अपने बात करते हैं हर एक लेयर की फंक्शनैलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करने वाला हूं एप्लीकेशन लेयर के बारे में। ठीक है, सो ये जो एप्लीकेशन लेयर होती है ये आपकी, जैसे अभी आपको बताया राइट थोड़ी देर पहले, ये आपका सबसे ऊपर का लेयर होता है, लेयर 7 होती है, राइट। ओके, तो आप कह सकते हो ये आपकी क्या है, टॉप मोस्ट लेयर है, राइट। ओके, सो आप यहाँ पे लिख सकते हो इट इज
top most layer of the OSI model and all applications works on this layer. ओके, सो आपका जो कंप्यूटर है, ठीक है, जहाँ पे आपका यूज़र बैठता है, ओके, तो जहाँ पे आपका यूज़र बैठता है, जो जो आपका यूज़र है, जो जो एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, लाइक आप HTTPS यूज़ कर रहे हो, ठीक है, SSH यूज़ कर रहे हो, टेलनेट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो या HTTP यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो सारी की सारी एप्लीकेशंस कौन सी लेयर पे काम करती है? कौन सी लेयर पे काम करती है आपकी एप्लीकेशंस? आपकी एप्लीकेशन लेयर पे। जैसे इसका नाम है ना, उसी का वही उसका फंक्शन भी है ना, कि सारी सारी एप्लीकेशंस इस लेयर पे काम करती है। ओके, एंड ऑल्सो लाइक जैसे ये टॉप मोस्ट लेयर है, ओके, और साथ में ये एक काइंड ऑफ बाकी सभी लेयर्स की जो फंक्शनैलिटी होती है ना, उसको मैनेज करती है। और आप कह सकते हो इट मैनेजेस all other layers फंक्शनैलिटी। ओके, सो अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, आपकी जो कंपनी है ना, ठीक है, आपकी कंपनी में मान लो आपकी एक आईपी की टीम है, ओके, आईपी नेटवर्क की आपकी एक टीम है, तो उसके अंदर एक मैनेजर होता है, राइट? होता कि नहीं होता? मैनेजर होता है ना, एंड बाकी आपके आप मतलब बाकी सबके सब क्या एम्प्लॉयज हैं, ओके, उस टीम के अंदर, आईपी नेटवर्क टीम के अंदर एक मैनेजर है और उसके अंडर में उसके काफ़ी एम्प्लॉयज हैं। सो नॉर्मली जो मैनेजर है वो क्या करता है? सभी के फंक्शनैलिटी को मैनेज करता है कि नहीं करता? बताइए। एंड वही तो उस टीम का लाइक मतलब टॉप बंदा है, राइट? कह सकते हो ना? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी। सो सिमिलर मैं यहाँ पे ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये जो आपका मैनेजर है वो बाकी सभी के फंक्शनैलिटीज़ को मैनेज करता है ना, तो सिमिलर यहाँ पे भी जो बाकी जो अदर लेयर्स हैं, है ना, ठीक है, कि वो कैसे बिहेव करेगी, मतलब कब क्या फंक्शन करेगी, नॉर्मली मैनेज कौन करता है? ऊपर से मैनेज किया जाता है एप्लीकेशन लेयर्स के थ्रू, है ना। सो जैसे मान लो एक और एग्जांपल की बात करें अपने, लाइक मैं अगर एक स्कूल की बात करूँ, है ना, ठीक है, पोज करो एक स्कूल है एंड उसमें क्या है, मल्टीपल आपके टीचर्स हैं, राइट? ठीक है, मान लो ये मैथ का टीचर था, ओके, ये एक इंग्लिश का टीचर है, ओके, ये एक साइंस का टीचर है, ओके, ऐसे करके, एंड बट यहाँ पे एक प्रिंसिपल भी होता है ना, एक, है ना, प्रिंसिपल होता है। तो वो प्रिंसिपल नॉर्मली, अब ऐसा तो नहीं है ना वो मैथ वाले को बोलेगा कि साइंस का तू बढ़ा दे आज, राइट? वो तो नहीं बोलेगा, ऑब्वियसली जिसका जो फंक्शन है वो वही करेगा, बट एट द एंड कहीं ना कहीं वो प्रिंसिपल मैनेज कर रहा होता है बाकी सभी की फंक्शनैलिटी, हाँ या ना? बताइए। सो सिमिलर यहाँ पे होता है, ये जो टॉप लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर, वो भी बाकी लेयर्स की फंक्शनैलिटी मैनेज करता है, ओके, एंड साथ में जितनी भी एप्लीकेशन सारी सारी इस लेयर पे आपकी काम करती हैं, ओके। तो नॉर्मली इंटरव्यूज में पूछा जाता है, इंटरव्यूज में ये पूछा जाता है कि एप्लीकेशन लेयर पे लाइक एसएसएच है या फिर टेलनेट है, ओके, ये कौन सी लेयर पे काम करते हैं? हाँ, दोनों एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं, ओके। या फिर एफटीपी प्रोटोकॉल है, वो कौन सी लाइक एफटीपी जो सर्विस है वो कौन सी लेयर पे काम की जाती है? एफटीपी भी आपका, हाँ, एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है, इसी पे आपकी काम की जाती है। तो नॉर्मली इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर है? लाइक HTTP है या फिर HTTPS है, ये कौन सी लेयर पे काम करते हैं? ओके, आपको आपको पता होना चाहिए कौन सी लेयर पे, आपका एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, क्लियर है? नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहता है, एसएसएच टेलनेट, क्योंकि ये हर जगह पे यूज होता है, राइट? चलो उसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट लेयर आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। तो इस लेयर में क्या होता है, नॉर्मली इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डेटा in its
एक्चुअल फॉर्मेट। ओके, तो नॉर्मली यहाँ पे क्या क्या इसके फंक्शंस रहते हैं, इसके कुछ फंक्शन रहते हैं राइट। फॉर एग्जांपल लाइक इनक्रिप्शन, ओके, डिक्रिप्शन, ओके, कंप्रेशन, डिकम्प्रेशन, ओके। सो ये इसके कुछ फंक्शंस हैं। अब नॉर्मली अब जब भी कोई आप डेटा भेजते हो, है ना, मान लो आप सर्विस यूज़ कर रहे हो, एचटीटीपीएस सर्विस यूज़ कर रहे हो कोई, या फिर आप एसएसएच सर्विस यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ये एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रहे हो, तो इसमें क्या होता है, जो भी आपका डेटा जाता है वो कैसे जाता है, वो डेटा आपका एनक्रिप्ट होके जाता है, ठीक है। एनक्रिप्ट होके मतलब ताकि आपका डेटा सिक्योर रहे, सिक्योरिटी पर्पज से, है ना, इन बिटवीन कोई आपके डेटा को हैक करे, वो किसी को दिखे ना। बट मान लो अब यहाँ पे कोई सिस्टम है, लाइक सिस्टम ए है, एंड यहाँ पे एक सिस्टम बी था, ए ने डेटा भेजना था बी को, तो यहाँ से कोई डेटा था, लाइक सपोज डेटा लग के जा रहा था, सपोज लाइक CCNA, ओके, ये कोई डेटा था, ये लगा के भेज रहा था, ये किसको भेज रहा था, बी को भेज रहा था। एंड अब ये सर्विस यूज कर रहा था, लाइक HTTPS यूज कर रहा है या फिर SSH, उसके थ्रू डेटा भेज रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे ही अब एप्लीकेशन लेयर पे SSH यूज कर रहा है सपोज, या HTTPS यूज कर रहा है सपोज, है ना, एंड उसके बाद में एप्लीकेशन लेयर से किसके पास आएगा डेटा, प्रेजेंटेशन लेयर के पास, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, इस डेटा को वो क्या करेगा, एनक्रिप्ट करेगा। एंड अब इसको कौन बताएगा एनक्रिप्ट करे, वो कौन बताएगी, एप्लीकेशन लेयर बताएगी, राइट, कि अब क्या करे यहाँ पे एनक्रिप्ट करे, क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे कौन सी सर्विस यूज कर रहा है, HTTPS यूज कर रहा है, ओके। तो कहीं ना कहीं मैनेज कर रहा है ना फंक्शनैलिटी एप्लीकेशन लेयर, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, इसको डेटा को CCNA को एनक्रिप्ट करके आपके डेटा को कोई एक अलग फॉर्मेट में बना देगा, लाइक ऐसे करके, ऐसे करके, मान लो ये एक डेटा है, ओके। नॉर्मली आपका डेटा क्या था, ये ऐसा था, बट एनक्रिप्शन होने के बाद में आपका डेटा क्या हो गया, ऐसे हो गया। बट अब जब आपका डेटा यहाँ पे आएगा इसके पास में, अब क्या ये समझ पाएगा क्या इसको, इस डेटा को इस फॉर्मेट में नहीं समझ पाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन लेयर होती है, यहाँ पे भी इसकी जो एप्लीकेशन लेयर होगी, तो वो क्या करेगी, पहले इस डेटा को डिक्रिप्ट कर देगी। सेम एल्गोरिथम, कुछ एल्गोरिथम्स यूज होते हैं, लाइक MD5, कुछ हैशिंग एल्गोरिथम है, ओके, AES है, MD5 है, वो आगे आप जब एनक्रिप्शन पढ़ोगे, है ना, सिक्योरिटी पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा वो क्या होता है। तो वो हैशिंग एल्गोरिथम यूज करके वो डेटा को, जिस की को यूज करके, लाइक कोई की यूज करेगा, उस की को यूज करके जो एनक्रिप्ट कर रहा है, सेम की यहाँ पे वो यूज करेगा, सेम की यूज करेगा तो उस डेटा को डिक्रिप्ट कर पाएगा। तो डेटा को यहाँ पे क्या करेगा, उसकी एक्चुअल फॉर्मेट के अंदर डिक्रिप्ट करके, फिर उसकी अपर लेयर है जो एप्लीकेशन लेयर है, लाइक यहाँ पे HTTPS या फिर SSH जो चल रहा था, है ना, HTTPS जो भी सर्विस चल रही है उसको हैंड ओवर कर देगा, एंड यहाँ पे उसको रिसीव हो जाएगा यूजर को, राइट। तो यूजर को यहाँ पे क्या डेटा दिखना चाहिए, एक्चुअल डेटा, राइट। तो यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है उसको रिप्रेजेंट करवाने के लिए, जो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर है वो बताती है। यहां तक क्लियर है। तो यहाँ पे ये लिखा है ना, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द डेटा इन इट्स एक्चुअल फॉर्मेट, ओके। एंड क्या क्या फंक्शंस है, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन, डिकम्प्रेशन, है ना। लाइक अब नॉर्मल आपका, आपने देखा होगा ना, आप कोई डेटा भेजते हो, व्हाट्सएप के थ्रू भेजते हो, तो वहाँ पे आपकी जो फाइल है वो थोड़ी कंप्रेस होके जाती है, वो एक्चुअल फॉर्मेट में आपका नहीं जाता, ओके, वो थोड़ा सा कंप्रेस होके जाता है। तो वो कंप्रेशन डिकम्प्रेशन वो भी आपका काम पे हो रहा होता है, वो भी आपका इसी लेयर पे हो रहा होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपकी कौन सी लेयर थी, सेशन लेयर। आवाज आ रही है, ओके। अब सेशन लेयर का क्या काम होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट, मेंटेन, और आप कह सकते हो होल्ड, ओके, मेंटेन और होल्ड एंड terminate the sessions for the
सिस्टम एप्लीकेशंस। ओके, अब नॉर्मली सेशन लेयर का क्या काम है, जैसे पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, देन आपको थोड़ा सा इजीली ये समझ आएगा मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। तो मान लो ये एक कंप्यूटर है, ओके, एक मेरा पीसी है। तो इस पीसी पे मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज करो मैं कुछ मल्टीपल सेशंस चला रखे हैं, मतलब मल्टीपल एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पे फेसबुक चलाया हुआ है, यहाँ पे मैंने व्हाट्सअप ओपन किया हुआ था, ठीक है। एक साइड पे मैंने CNN ओपन किया हुआ है, एक साइड पे मैंने यूट्यूब ओपन किया हुआ है, ठीक है। ओके, मेरे पीसी पे। तो आपने कभी देखा है क्या कि लाइक मेरा फेसबुक तो ये वाला पेज मेरा वर्क कर रहा है, ये वाला चल रहा है, बट यहाँ पे ये ना तो व्हाट्सएप चल रहा है, ना यूट्यूब चल रहा है, या फिर ना ही मेरा CNN चल रहा है। क्या कभी आपने ये देखा है ऐसे? नॉर्मली ऐसा नहीं होता, राइट। एट द सेम टाइम आप क्या कर सकते हो, आप सभी के सभी आपकी जो सेशंस है, मतलब जो सभी के सभी आपकी जो एप्लीकेशन है वो वर्क कर रही होती है, राइट, हाँ या ना, सेम टाइम पे। और वो कैसे होता है, किसकी हेल्प से होता है, वो आपका होता है सेशन लेयर की हेल्प से। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मली अब एक सिस्टम के ऊपर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस आप यूज कर पा रहे हो। एक तो वो विद द हेल्प ऑफ सेशन लेयर प्लस ट्रांसपोर्ट लेयर भी उसमें यूज होता है, वो आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। आगे अपने डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा, जब मैं आपको पोर्ट नंबर्स के बारे में बताऊंगा उस केस में। बट अभी आप इतना समझो कि यहाँ पे सेशन लेयर का भी उतना ही रोल होता है आपके मल्टीपल एप्लीकेशंस आप एक साथ आप चलाने में। ओके, अब ये क्या करता है नॉर्मली, अगर सपोज अगर यहाँ पे मेरा सेशन लेयर नहीं होता, ओके, इन दैट केस क्या होता, तो इन दैट केस सपोज मैं फेसबुक चला रहा था, ये यहाँ पे फर्स्ट 1 आवर के लिए आपकी फेसबुक चल रही होती, ठीक है, एंड उसके बाद में लाइक 1 आवर के लिए व्हाट्सएप चल रहा होता। तो लाइक पहला सेशन पहले ये आया, इसने स्टार्ट कर दिया अपना सेशन 1 आवर के लिए, है ना। और आपका मान लो एक ही सेशन होता आपके सिस्टम पे, मल्टीपल सेशंस आपके होते ही नहीं, है ना। इन दैट केस क्या होता कि पहले 1 आवर आपका क्या चल रहा होता, आपका फेसबुक ही चल रहा होता। क्या आप कोई अदर सर्विस आप यूज कर पाते, CNN चला पाता, यूट्यूब चला पाता, नहीं चला पाता, राइट। ओके, अब यहां पे सेशन लेयर ने क्या किया, मल्टीपल सेशंस ये क्रिएट कर देता है, ओके, आपके सिस्टम के लिए जितने भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो उतने वो सेशंस क्रिएट कर देगा। एंड मान लो अब यहाँ पे 4 एप्लीकेशन है, लाइक फेसबुक है, व्हाट्सएप है, एंड CNN है, एंड यूट्यूब है, राइट। ओके, तो हर एक के लिए लाइक सपोज करो 0.05 मिली सेकेंड्स, इसके लिए एक सेशन बना दिया। ओके, इसके लिए भी सेम 0.05 मिली सेकेंड्स, है ना, 0.05 मिली सेकेंड्स एंड 0.05 मिली सेकेंड्स। अब हर एक एप्लीकेशन के लिए क्या करेगा, ये जो सेशन लेयर एक सेशंस क्रिएट कर देगा, ताकि एक सेम टाइम पे सभी सभी आपकी वर्क कर रही होती हैं। ओके, तो आपको नॉर्मली क्या लगता है कि एक टाइम पे सभी सभी चल रही है ना, फिर आपका फेसबुक भी चल रहा है, आपका CNN भी चल रहा है, ओके, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता, वो मिली सेकेंड्स के अंदर 1 by 1 वो रोटेट हो रहा होता है। ओके, फर्स्ट फ्यू मिली सेकेंड्स लाइक जितना भी ये जो टाइम स्लॉट यहाँ पे दिया होता है सेशन लेयर के थ्रू, ओके, उतने मिली सेकेंड आपका ये सेशन चलता है, एंड देन उसके बाद आपका ये सेशन चलता है, देन उसके बाद ये वाला, देन उसके बाद ये वाला, ऐसे रहता है आपका। ओके, बट ये इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर होता है, आपको पता भी नहीं चलता कि आपका सेशन यहाँ पे सेशन आपका होल्ड हुआ था, ये वाला सेशन स्टार्ट हुआ था, या फिर ये वाला होल्ड हुआ था, ये वाला स्टार्ट हुआ था। इतने मतलब मिली सेकेंड्स में वो रहता है, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता। ओके, आपको क्या लगता है कि आप एक साथ में मल्टीपल एप्लीकेशंस आप यूज कर रहे हो, एंड यहाँ पे आप एक साथ में मल्टीपल एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, राइट, क्योंकि पहले ये सेशन स्टार्ट हुआ, फिर इसने सेशन लेयर ने क्या किया, इसको होल्ड पे किया, एंड देन इसका सेशन स्टार्ट किया, एंड देन इसको होल्ड पे किया, एंड देन इसको स्टार्ट किया, देन इसको होल्ड पे किया, इसको स्टार्ट किया, एक साथ में सभी को चला रहा है ना, वो कौन, सेशन लेयर, हाँ है ना, बताइए। एंड मान लो किसी का सेशन, मान लो सपोज करो इसका मतलब ये एप्लीकेशन है वो आपने बंद कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेशन था व्हाट्सएप वाला, ये सेशन लेयर ऑटोमेटिकली इसको क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कि किसको कब चलाना है, कब होल्ड पे रखना है, या फिर कब क्लोज करना है, वो कौन मेंटेन करता है, सेशन लेयर मेंटेन करता है। क्लियर है? हेलो, किसी को डाउट? ओके,
एंड उसके बाद में है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है? ओके, सो अगर अपने ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड एंड टू एंड कनेक्टिविटी। ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू आपका एंड टू एंड आपकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, होस्ट टू होस्ट आपकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। कौन? ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, एंड इस पे नॉर्मली दो प्रोटोकॉल काम कर रहे होते हैं। आगे बताऊंगा आपको कौन, मतलब क्या डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है? डिफरेंस आगे आपको बताया जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत अपने इसमें डिस्कस करेंगे। दो प्रोटोकॉल होते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ओके, ठीक है। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं, कौन कौन से? टीसीपी एंड यूडीपी। ओके, अगर आप लाइक एज ए फ्रेशर आप इंटरव्यू दे रहे हो, है ना, तो उस केस में पूछ लिया जाता है आपसे। नॉट इवन फ्रेशर, लाइक 1 ईयर का एक्सपीरियंस है या 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तब भी पूछ लिया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं और उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो आगे आपको पढ़ाया जाएगा क्या क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, ठीक है? वो भी चीज़ आपको बताई जाएगी। क्लियर है अभी तक? तो ये नॉर्मली ट्रांसपोर्ट लेयर में आप एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड होती है। ओके, एंड साथ में इसके कुछ यहाँ पे फंक्शंस होते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर के कुछ फंक्शंस हैं। क्या क्या फंक्शंस हैं? सेगमेंटेशन, सीक्वेंसिंग, ओके। थर्ड है आपका चेक कनेक्टिविटी, एक्नॉलेजमेंट, एंड फिफ्थ है आपका विंडोइंग। ओके, ठीक है। सो अब सेगमेंटेशन क्या है, सीक्वेंसिंग क्या है, चेक कनेक्टिविटी क्या है, आपने इनके बारे में वन बाय वन आपको अब, हाँ, वो फ्लो कंट्रोल नॉर्मली इसी में आ जाता है, विंडोइंग के अंदर ही आप कह सकते हो आ जाता है। ओके, सो अब अपने बात करते हैं वन बाय वन इसके बारे में। ओके, लाइक सेगमेंटेशन क्या है, सीक्वेंसिंग क्या है, चेक कनेक्टिविटी क्या है, एक्नॉलेजमेंट क्या है, विंडोइंग क्या है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बात करेंगे क्या, सेगमेंटेशन के बारे में। ओके, ठीक है। तो अब सेगमेंटेशन नॉर्मली, अब ये सेगमेंटेशन का क्या मतलब है? आपने जैसे नाम से पता चल रहा है, सेगमेंट का क्या मतलब होता है कि पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना। ओके, लाइक कोई एक, मतलब मान लो ये कोई एक मेरा एक सपोज करो एक कोई मेरा ये पैकेट है, ठीक है? इस पैकेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो ये क्या है, मेरे 3 सेगमेंट हो गए। क्या हुए? ये मेरे 3 सेगमेंट हो गए। क्लियर है? तो इसको क्या बोलते हो, लाइक आपके डेटा को नॉर्मली, यहाँ पे मैं एक पैकेट बोला ना, लाइक पैकेट बोल दिया, डेटा बोल दिया, ठीक है? सपोज करिए डेटा है, तो आपके डेटा को डिवाइड करना, ओके, इन स्मॉलर सब पार्ट्स है ना, उसको क्या बोलते हो आप? सेगमेंटेशन बोलते हो, ठीक है? आप कह सकते हो यहाँ पे इट डिवाइड्स द डेटा इनटू स्मॉलर पार्ट्स आर कॉल्ड एज सेगमेंट्स, ठीक है? तो अब नॉर्मली इसका यूज क्या है, लाइक सेगमेंटेशन का क्या यूज हुआ? अब जैसे आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे एक मेरा ये पीसी था, है ना, ठीक है, पीसी ए, एंड यहाँ पे एक मेरा ये पीसी है, पीसी बी,
ठीक है। तो अब इसने मान लो कोई डेटा भेज रहा था यहाँ पे, सपोज करो अगर मेरे पास यहाँ पे सेगमेंटेशन नहीं होती, ओके, मैं अभी पहले एग्जांपल क्या बता रहा हूँ आपको, अगर मेरे पास सेगमेंटेशन नहीं है उस केस में क्या होता, मान लो ये डेटा भेज रहा होता एंड वो डेटा है सपोज 1 GB का डेटा है, कितने GB का है, 1 GB का डेटा है, वो डेटा भेजना था, ए ने बी को भेजना था, तो अब डेटा जा रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या, 1 GB में से इसको यहां पे सपोज करो, विवेक वीडियो ऑफ कर लो, तो अब मान लो इस पीसीबी को यहां से डेटा आ रहा था, ठीक है, और इसको ऑलमोस्ट लाइक 950 MB यहां पे इसको रिसीव हो गया। अब कितना डेटा बच गया, थोड़ा बहुत डेटा बचा हुआ है, राइट, ठीक है। अब इन बिटवीन क्या हुआ, आपका जो इंटरनेट है, मतलब जो आपकी कनेक्टिविटी है वो लॉस्ट हो गई, है ना, मतलब कुछ सेकेंड्स के लिए ही सही, बट आपका जो कनेक्शन वो लॉस हो गया एंड यहाँ पे आपका जो जो इतना डेटा रिसीव हुआ है, ठीक है, वो आपका इन बिटवीन ब्रेक हो गया। तो अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे सेगमेंटेशन नहीं था, तो अब क्या होगा, इसको पूरा पूरा डेटा अब वापिस से उसको पूरा पूरा डेटा वापिस से भेजना पड़ेगा ना, क्योंकि वो आपका क्या है, ये करप्टेड डेटा है, ओके, उसका अब कोई यूज नहीं है इसको, ओके, क्योंकि उसको प्रॉपर सारा डेटा आपको रिसीव ही नहीं हुआ, ओके, ये आपकी करप्ट हो गया आपका डेटा, कनेक्टिविटी आपकी एस्टेब्लिश होती है, उसके बाद आपको दोबारा से डेटा भेजना पड़ेगा। तो ये दिक्कत होती है अगर आपकी सेगमेंटेशन नहीं होती। अब यही चीज़ विद द हेल्प ऑफ सेगमेंटेशन आप क्या कर सकते हो, आप अपना जो बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन है उसको आप इंप्रूव कर सकते हो। कैसे, अब देखो, मान लो अब जो यहाँ पे लाइक पीसी ए था, ठीक है, यहाँ पे पीसी बी था, ठीक है, तो अब सेगमेंटेशन की हेल्प से मैंने क्या किया, इसने आपका जो 1 GB का डेटा था, सॉरी 1 GB का जो डेटा था, ठीक है, इसको इसने क्या किया, 100 MB के 10 पैकेट में उसको, मतलब 10 सेगमेंट्स में उसको डिवाइड कर दिया। कितने सेगमेंट में, 10 सेगमेंट्स में उसको डिवाइड कर दिया। एंड अब ये क्या कर रहा है, ये इसको इधर भेज रहा है, तो अब इसको क्या हुआ, 9 सेगमेंट्स तो इसको रिसीव हो गए, दैट मीन्स कितने रिसीव हो गए, ऑलमोस्ट 900 MB इसको रिसीव हो गए, राइट, पीछे कितना बचा, एक सेगमेंट बचा, है ना। तब क्या हुआ, सपोज करो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ या फिर आपकी कनेक्टिविटी मतलब आपकी लॉस हुई, है ना, इन दैट केस क्या होगा, अब जो 9 सेगमेंट जिसको उसको प्रॉपरली रिसीव हो गया, राइट, उसको वो वापिस से लेने की जरूरत नहीं है, ओके। अब वो क्या करेगा, ड्यूरिंग जो लास्ट आपका 10th सेगमेंट आ रहा था, राइट, जो 10th सेगमेंट आ रहा था, तब आपका ये जो आपकी कनेक्टिविटी लॉस्ट हुई थी, अब वो क्या करेगा, अब वो इसको बोलेगा कि मुझे जो 10th वाला है वो वापस से भेजो। अब ये क्या करेगा, वो 10th वाला जो ओनली 10th वाला जो सेगमेंट है, ओनली जो आपका 100 MB का जो आपका सेगमेंट है वही आपका वापस से जाएगा, आपका पूरा पूरा डेटा आपका वापस से नहीं जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है सेगमेंटेशन का। क्लियर है ना। तो क्योंकि अब जब भी डेटा जाता है ना, ठीक है, उसमें अभी आपको जैसे ये आगे अभी पूरा पता चलेगा ना आपको, सीक्वेंसिंग भी होती है, चेक कनेक्टिविटी है ना, सब कुछ जाती है। तो अब जब सेगमेंट जाएगा तो उसमें एक सीक्वेंस नंबर लग के जाता है। तो मान लो इसको जब डेटा जा रहा था, जो सीक्वेंस नंबर उसको लग के आया, तो उसके पास जब डेटा रिसीव हुआ, ठीक है, जैसे उसको अब यहाँ पे क्या चल रहा होता है, टीसीपी एक प्रोटोकॉल चल रहा होता है, ठीक है। तो टीसीपी की हेल्प से वो क्या करता है, यहाँ पे जो सीक्वेंस नंबर लग के आया उसको पता चल गया ना, इन बिटवीन मेरा डेटा जो कनेक्शन है वो लॉस हो गया, है ना, तो उसको पता चल गया कि मेरे पास वो प्रॉपरली रिसीव नहीं हुआ है। एंड यहाँ पे वो चेक भी करता है, ओके, ऐसा नहीं है कि वो चेक नहीं होता, क्रॉस चेक होता है कि उसको प्रॉपरली डेटा रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, ओके। तो अभी ये जो आपका क्वेश्चन था वो आपको नेक्स्ट जब एक्नॉलेजमेंट पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि जब भी मान लो सपोज, अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ऐसे छोटा सा, मान लो मेरे पास 3 सेगमेंट थे, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, ठीक है। तो जब ए ने डेटा भेजा, सेगमेंट्स भेजे यहाँ पे बी को, ठीक है, तो इसके पास 1 और 2 तो रिसीव हो गए। तो जब यहाँ पे जब एक्नॉलेजमेंट देगा ना, तो उसमें वो बताएगा कि मेरे को 1 और 2 रिसीव हो गए हैं, ठीक है, तो वो एक्नॉलेजमेंट में वो उनका नंबर लगा के भेज देगा। बट जब इसको 3 रिसीव नहीं हुआ तो वो लगा के नहीं भेजेगा, राइट। देन यहाँ पे क्या होगा, जब ए वाला उसको एक प्रॉपर यहाँ पे एक टाइमर चल रहा होता है, ओके, रीट्राई टाइमर चल रहा होता है कि अगर उस टाइमर के अंदर अंदर एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो उसको क्या करेगा, रीट्रांसमिट करेगा उसको वो पर्टिकुलर से। वो अब आपको, अब देखो यहाँ पे ना एक, जब अब नॉर्मली जब आपको डेटा फ्लो पढ़ाया जाएगा, ठीक है, वहां पे अब डेटा कैसे लग के जाता है आपका, नॉर्मली डेटा आपका लग के जाता है, पहले आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, ये मान लो सेगमेंट 1 जा रहा है, ठीक है, सेगमेंट 1 जा रहा है, ठीक है,
फिर आपका नीचे आएगा नेटवर्क लेयर के पास आईपी एड्रेस वगैरह लगेगा, ठीक है। जब आएगा ना यहाँ पे आपका डेटा लिंक लेयर के पास आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक एफसीएस कैलकुलेट होता है, फ्रेम चेक सीक्वेंस, ठीक है। तो एफसीएस यहाँ पे कैलकुलेट होगा, जो भी डेटा है, मान लो यहाँ पे सपोज करो मेरा 100 केबी का डेटा है, ठीक है, 100 केबी का डेटा है, एंड इस पे क्या होगा, एक एल्गोरिथम रन करेगा, ओके, एल्गोरिथम रन करके एक एफसीएस वैल्यू कैलकुलेट करेगा, ओके। यहाँ पे एक एफसीएस वैल्यू कैलकुलेट होगी, सपोज करो इसकी जो वैल्यू है, सपोज करो एफसीएस वैल्यू आई मेरी 6404, ये वैल्यू आई मेरी एफसीएस, ओके। एक वो एल्गोरिथम यूज करके एक वैल्यू कैलकुलेट करता है, ओके, ठीक है। तो जैसे ये वैल्यू कैलकुलेट किया, अब यहाँ पे जब डेटा बी वाले के पास, यहाँ पे जब बी वाले के पास डेटा आया डेटा लिंक लेयर के पास में, यहाँ पे वो क्या करेगा, पहले एफसीएस से वो क्रॉस चेक करेगा कि मेरे को प्रॉपरली वो डेटा रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। अब ऐसा तो हो सकता है ना, क्योंकि आपका डेटा किसके थ्रू होके हुए जा रहा है, इंटरनेट के थ्रू होते हुए जाता है ना, ठीक है। इन बिटवीन कोई ना कोई आपको वायरस आप इंसर्ट कर सकता है ना आपके डेटा के अंदर, हैकर आपके नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए कुछ भी अपना कोई वायरस इंजेक्ट कर सकता है आपके डेटा में, राइट, है ना, बैकडोर एंट्री के लिए, ठीक है। तो आपका जो डेटा है वो प्रॉपरली आ रहा है नहीं आ रहा, जितना डेटा इसने इधर से भेजा वो उतना डेटा ही आ रहा है ना मेरे पास में, वो सब चेक करने के लिए यहाँ पे एक एफसीएस वैल्यू कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो अभी ये जो क्वेश्चन था ओके, तो आपको वही कह रहा हूं कि यहाँ पे एफसीएस वैल्यू जैसे इसके पास है ना, तो वो क्या करेगा, सेम एल्गोरिथम यूज करके, ठीक है। अब अगर उसको सेम डेटा रिसीव हो रहा है, मतलब अगर यहाँ से 100 के बी डेटा हुआ भेजा, एंड यहाँ पे उसको 100 के बी डेटा रिसीव हुआ, एंड सेम डेटा रिसीव हुआ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सेम एल्गोरिथम अगर यूज करेगा तो इसकी जो एफसीएस वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, सेम आएगी। तब इसको श्योर हो जाएगा कि इसने जो डेटा, जितना इसने डेटा भेजा था वो आपका डेटा क्या है, एक्यूरेट है, क्लियर है। एंड अब क्या होगा, जैसे इस केस में जैसे आप कह रहे हो कि ठीक है कि इन बिटवीन मेरा कनेक्शन लॉस हो गया, राइट, ठीक है। तो जैसे ही मान लो मेरा जो सेगमेंट 3 में मेरा कितना था, 100 MB डेटा था, बट मेरे को यहाँ पे यहाँ से तो 100 MB डेटा गया, तो इसकी वैल्यू क्या थी, सपोज करो एफसीएस वैल्यू ये कैलकुलेट हुई, बट यहाँ पे कितना रिसीव हुआ, सपोज मेरे को रिसीव हुआ लाइक 90 MB रिसीव हुआ, ओके, 10 MB बच गया। तो अब 90 MB पे ये जो एल्गोरिथम रन करेगा ना, तो यहाँ पे ये वैल्यू इतनी नहीं आएगी, क्योंकि आपका डेटा थोड़ा अल्टर हो गया, राइट, डेटा में थोड़ा चेंजेस है, राइट। तो यहाँ पे तो कुछ वैल्यू चेंज हो जाए, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, ओके। तो हो सकता है 6004 हो या फिर 5004 हो, कुछ भी वैल्यू हो, उससे क्रॉस वेरीफाई होता है कि आपका डेटा एक्यूरेट है या नहीं है, जितना डेटा इधर से भेजा गया उतना डेटा ही रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ, ओके। तो यहाँ पे इसको पता चल जाएगा, राइट, हाँ या ना। तो अगर यहाँ पे उसको सेम वैल्यू है तो ठीक है, अगर यहाँ पे सेम वैल्यू नहीं है ना, तो वो आगे भेजेगा नहीं, तो आगे नहीं भेजेगा तो बी के पास आया नहीं डेटा, राइट। तो बी के पास अगर नहीं आया तो अब क्या होगा, इधर से कोई एक्नॉलेजमेंट जाएगा नहीं, जाएगा क्या 3 नंबर वाले के लिए एक्नॉलेजमेंट नहीं जाएगा, राइट। तो नहीं जाएगा तो वो ये जब ए वाला है उसको वापिस से क्या करेगा, रीट्रांसमिट कर देगा, क्लियर है, बताइए। तो बट ये जो चीजें अभी मैं आपको ना जब पैकेट फ्लो पढ़ाऊंगा तब बताने वाला था कि एफसीएस कैलकुलेट होता है, ये पूरा आपका ये सब चीजें कवर होती है आपकी। चलो कोई बात नहीं। सो यहां तक क्लियर है सभी को, बताइए, किसी को डाउट हो? 10:30 तक रहेगा मोस्टली अभी, ओके। एंड उसके बाद में फिर वही है कि कल आपको, क्योंकि पैकेट फ्लो ऐसा नहीं है कि आपका आधे घंटे में कवर अप होने वाला, ओके। उसको ऑलमोस्ट लाइक 2 घंटे चाहिए मुझे एक्सप्लेन करने के लिए पैकेट फ्लो को, ओके। ओके, तो हमने बात किया सेगमेंटेशन का। दूसरा है आपका क्या, सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग क्या होती है? अब नॉर्मली जैसे अभी आपको बताया, पहले लिख लो, इट इज यूज्ड टू रीअरेंज द डेटा इन इट्स एक्चुअल फॉर्मेट। एक्चुअल फॉर्मेट के अंदर डेटा को रीअरेंज करने के लिए आप क्या यूज करते हो, सीक्वेंसिंग आप यूज करते हो, ठीक है। वो कैसे, अब सपोज करो, मान लो ये मेरा पीसी ए था, यहाँ पे ये मेरा पीसी बी था, एंड यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया कि CCNA करके कोई डेटा यहाँ से भेज रहे थे अपने,
है ना, हाँ है ना। तो अब CCNA को पहले क्या हुआ, डिवाइड सीक्वेंस मतलब सेगमेंटेशन के थ्रू क्या हुआ, 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है, ओके। तो अब जब डेटा इधर आया तो अब हो सकता है ना उसको डेटा ऐसे रिसीव हो गया हो, लाइक ऐसे रिसीव हो सकता है ना उसको डेटा, हाँ या ना, बताइए। तो अब अगर यहाँ पे सीक्वेंसिंग नहीं होती तो ये कैसे समझता डेटा को कि डेटा भेजा है या नहीं, क्या डेटा भेजा है, क्या ये आपका एक्चुअल सही डेटा है क्या, नोट राइट। तो उस डेटा को वापिस से रीअरेंज करने के लिए इसको एक्चुअल जो फॉर्मेट जो आपका एक्चुअल डेटा था उसमें रीअरेंज करने के लिए क्या यूज करते हो आप, सीक्वेंसिंग आप यूज करते हो। तो सीक्वेंसिंग में क्या होता है, सीक्वेंस नंबर असाइन होता है, लाइक इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, ठीक है। तो जैसे ही इसके पास डेटा आया, लाइक चाहे डेटा इसके पास ऐसे ही आया हो, लाइक NACC करके, सपोज करो ऐसे डेटा आया इसके पास में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग के नंबर 3 राइट, 3 4 लाइक 1 2 ऐसे करके। तो अब क्या करेगा ये वापिस से एज पर सीक्वेंस नंबर उसको क्या करेगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही उसको वापिस से अरेंज करेगा, लाइक पहले वाला सीक्वेंस नंबर, फिर दूसरे वाला, फिर तीसरे वाला एंड फिर चौथे वाला, ऐसे करके उसको रीअरेंज कर देगा। तो एक्चुअल डेटा आपका क्या हो गया, CCNA आपका हो गया, राइट, हाँ या ना, बताइए। ओके 1 2 3 4 है ना, सीक्वेंस उसको प्रॉपर अरेंज करके वो आपका एक्चुअल डेटा इसने यहाँ पे बन मतलब उसमें रीअरेंज कर दिया, ओके। तो विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस नंबर आप क्या करते हो, उसको रीअरेंज करते हो डेटा को, क्लियर है, किसी को डाउट बताइए, ओके। अब अपने बात करते हैं चेक कनेक्टिविटी, ओके। तो नॉर्मली अब जैसे मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका एक TCP प्रोटोकॉल चल रहा होता है, राइट, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ओके। तो इस TCP प्रोटोकॉल में क्या होता है, वो जब भी डेटा भेजता है उससे पहले क्या करता है, कनेक्टिविटी चेक करता है, और आप कह सकते हो एक कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो चेक कनेक्टिविटी क्या होता है, ये परफॉर्म्ड वाया 3-way हैंडशेक प्रोसेस इन TCP प्रोटोकॉल, ओके। तो TCP प्रोटोकॉल के अंदर जो 3-way हैंडशेक प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, आपकी चेक कनेक्टिविटी आपकी परफॉर्म की जाती है, ओके। एंड अब 3-way हैंडशेक प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है आपका, आप कह सकते हो 3-way हैंडशेक प्रोसेस क्या है, आप लिख सकते हो इट प्रोवाइड्स ए लॉजिकल कनेक्टिविटी, प्रोवाइड बोल दो या कह सकते हो इट एस्टेब्लिश, है ना, एस्टेब्लिश करता है एक लॉजिकल कनेक्टिविटी बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, हाँ जी। चलो, तो ये 3-way हैंडशेक प्रोसेस क्या करता है, एक लॉजिकल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है बिटवीन सेंडर और रिसीवर। और ये मतलब लॉजिकल कनेक्टिविटी कैसे बनाता है, लाइक सपोज करो ये एक मेरा PC A था, एक यहाँ पे एक मेरा PC B है, राइट, ठीक है। तो 3-way हैंडशेक प्रोसेस किसको बोलते हो, नॉर्मली 3-way हैंडशेक प्रोसेस किस में होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया TCP प्रोटोकॉल, है ना,
थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस इन टीसीपी प्रोटोकॉल, है ना, टीसीपी के अंदर ये काम करता है थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस, एंड चेक कनेक्टिविटी परफॉर्म की जाती है विद द हेल्प ऑफ थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस। तो थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस में होता क्या है कि ये एक लॉजिकल कनेक्टिविटी बना लेता है, मतलब एक कनेक्टिविटी चेक कर लेता है कि हाँ दोनों के बीच में कनेक्टिविटी है, एक कनेक्शन बन गया है दोनों के बीच में। ओके, जैसे नॉर्मली अब आप जैसे अपने फ़ोन पे बात करते हैं, है ना, अब आप फ़ोन मिलाते हो किसी को, स्टार्टिंग में क्या होता है, ये हेलो बोलता है, इधर से ये भी हेलो बोलता है, तो क्या हो रहा है, वो एक कनेक्टिविटी चेक हो रही है, हाँ या ना, होता है ना ऐसे। तो सिमिलर यहाँ पे भी जब डेटा भेजने से पहले क्या होता है, दोनों एक दूसरे को एक कनेक्टिविटी बनाते हैं, एक लॉजिकल कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कनेक्टिविटी चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस। तो कैसे होता है, नॉर्मली पहले ये क्या करेगा, एक इसको एक बिट भेजेगा जिसको बोलते हो आप सिन बिट, हाँ सिंक्रोनाइजेशन बिट या सिन बिट, ओके, SYN, सिन बिट भेजता है। ओके, सिन मतलब आप कह सकते हो कि एक काइंड ऑफ आपकी एक रिक्वेस्ट मैसेज होता है, क्या होता है, एक रिक्वेस्ट होती है टू एस्टेब्लिश ए लॉजिकल कनेक्शन। ओके, टू एस्टेब्लिश ए लॉजिकल कनेक्शन एक रिक्वेस्ट भेजता है, या फिर आप कह दो एक सिन बिट भेज रहा है, सिंक्रोनाइजेशन बिट भेज रहा है। ओके, अब ये बी वाला ये क्या करेगा, अब बी वाला क्योंकि इसको भी तो अब वो करना है ना, एस्टेब्लिश करना है, तो ये क्या करेगा, एक तो ये सिन भेजेगा, मतलब इसको भी एस्टेब्लिश करना है ना कनेक्शन, साथ में मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, साथ में वो क्या करेगा, अब इसका जो रिक्वेस्ट आया था उसको वो एक्नोलेज करेगा, एक्नोलेज मतलब कंफर्मेशन देगा कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, है ना, तो वो क्या कर रहा है, एक एक्नोलेज देगा। क्लियर है? ओके, एंड अब ये क्या करेगा, अब इसको ये एक कंफर्म कर देगा, एक्नोलेज कर देगा, एक्नोलेज बिट भेज देगा, दैट मीन्स कंफर्मेशन बिट भेज देगा कि मतलब मैं भी आपका जो रिक्वेस्ट है वो कंफर्म कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ये तीनों बिट एक्सचेंज होती है, सिन प्लस एक एंड एक, ये तीनों बिट आपका एक्सचेंज हुआ, दैट मीन्स आपका टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है, या फिर आप कह सकते हो आप थ्री वे हैंडशेक, मतलब थ्री वे हैंडशेक का आपका जो प्रोसेस है वो आपका बन गया है, थ्री वे कनेक्शन आपका एस्टेब्लिश हो गया। क्लियर है? हाँ है ना? टीसीपी कनेक्शन बोल दो या थ्री वे कनेक्शन बोल दो या थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस बोल दो कि कंप्लीट हो गया है। ओके, कुछ भी बोल सकते हो आप। ओके, यहां तक क्लियर है सभी को? एंड ये इंटरव्यू के अंदर मोस्टली पूछा जाता है, व्हाट इज थ्री वे, लाइक व्हाट इज थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस, एंड ये होता कैसे है। तो पहले आपको बताना पड़ेगा होता क्या है ये एक लॉजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, है ना, टू चेक द कनेक्टिविटी, है ना, फॉर कनेक्टिविटी चेक, है ना। ठीक है, ओके, इन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इन टीसीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, एंड देन आपको बताना पड़ेगा ये बनता कैसे है, थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस होता कैसे है। पहले सेंडर क्या करेगा, सिन बिट भेजेगा, फिर जो रिसीवर एंड है वो जो सिन बिट आई उसका एक तो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, प्लस खुद अपनी एक सिन बिट भेजेगा एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए। एंड देन जो ए है, जो पहला सेंडर था, उसको सामने से जब सिंक्रोनाइजेशन बिट आई, है ना, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, तो ये इसको एक कंफर्मेशन देगा इन द फॉर्म ऑफ एक्नॉलेजमेंट। ओके, एक्नॉलेजमेंट के फॉर्म के अंदर उसको एक एक्नॉलेजमेंट कंफर्मेशन देगा कि मैं आपका जो रिक्वेस्ट है एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे आप एक्सप्लेन करोगे। किसी को डाउट अभी तक? अब अपनी बात करते हैं एक्नॉलेजमेंट क्या होता है। ओके, तो एक्नॉलेजमेंट क्या होती है आपकी? इट इज एन कंफर्मेशन मैसेज फॉर द सेंडर। तो जो सेंडर होता है उसको एक कंफर्मेशन मैसेज भेजने के लिए वो क्या करते हो, आप एक्नॉलेजमेंट आप यूज करते हो। ठीक है, अब जैसे नॉर्मली जैसे
मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, ठीक है, मैं आपको अभी ये पढ़ा रहा हूँ, जो भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, मैं कंफर्मेशन लेने के लिए आपसे पूछता हूँ ना, समझ आया कि नहीं आया, फिर आप मुझे क्या करते हो, आप मुझे बताते हो हाँ जी समझ आ गया या नहीं समझ आया। तो आप क्या कर रहे हो, वो आप मुझे एक्नॉलेजमेंट दे रहे हो, कंफर्मेशन दे रहे हो ना, हाँ या ना, बताइए। तो सिमिलर यहाँ पे क्या होता है कि जब भी मान लो यहाँ पे सपोज करो ये ए था, यहाँ पे एक बी था, ठीक है सिस्टम, तो जब भी इसने कोई डेटा भेजा, यहाँ से डेटा भेजा जाता है, ठीक है, कोई भी डेटा गया, नॉर्मली डेटा नहीं जा, वो तो इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट जाता है डेटा आपका, राइट। तो जो भी आपका डेटा का आपका सेगमेंट किया, तो ये सामने वाला जैसे ही उसके पास रिसीव हुआ, तो सामने वाला क्या देगा, उसको एक एक्नॉलेजमेंट दे देगा कि मेरे को वो रिसीव हो गया है, मतलब वो क्या कर रहा है, एक कंफर्मेशन दे रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब अपने बात करते हैं विंडोइंग की, विंडोइंग एंड फ्लो कंट्रोल। ओके, तो नॉर्मली ये जो विंडोइंग होती है, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द डेटा फ्लो। आप या तो ऐसे बोल दो कि डेटा फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आप यूज़ करते हो, ठीक है, फ्लो कंट्रोल विंडोइंग को, ओके, या तो आप ऐसे कह सकते हो। दूसरा चीज़ आप ये बता सकते हो कि मान लो यहाँ पे ए था, यहाँ पे ये बी था, ठीक है, तो ये मतलब जो ए है वो कितना डेटा भेजा है, कितना डेटा भेजे कि सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर ले विदाउट एनी एक्नोलेजमेंट, है ना, ठीक है, तो कितना डेटा भेजे, तो वो क्या है, आप क्या बता रहे हो, आप डेटा फ्लो ही आप डिफाइन कर रहे हो, राइट, डेटा फ्लो ही आप क्या कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो। अब नॉर्मली क्या होता है यहाँ पे कि एक टर्म यूज होती है विंडो साइज। ओके, विंडो साइज बाय डिफॉल्ट कितना होता है, सपोज करो अगर विंडो साइज 1 है, ठीक है, विंडो साइज 1 का क्या मतलब है कि अगर यहां से अगर ए ने कोई एक सेगमेंट भेजा, लाइक सेगमेंट 1 भेजा, ठीक है, 1 सेगमेंट भेजा इधर से इधर, तो अब ये मान लो इसके पास टोटल कितने सेगमेंट्स थे, टोटल सपोज करो इसके पास 100 सेगमेंट है, इसने पहला सेगमेंट भेजा, ठीक है, अगर आपका यहाँ पे विंडो साइज 1 है, दैट मीन्स ये नेक्स्ट सेगमेंट तब तक नहीं भेजेगा जब तक इसको सामने से एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए इसका, तब तक वो नेक्स्ट सेगमेंट नहीं भेजेगा, आगे वाला सेगमेंट नहीं भेजेगा, क्लियर है, बताइए। ओके, तो अब विंडोइंग की हेल्प से या फिर फ्लो कंट्रोल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप मान लो अगर आपने विंडो साइज आपने बोल दिया क्या 10 बोल दिया, ओके, तो अब यहां पे तो प्रॉब्लम थी ना पहले तो कि एक सेगमेंट के बाद ही उसको एक्नॉलेजमेंट देना पड़ रहा था, इसको वेट करना पड़ रहा था, है ना, तो आपका ऑब्वियसली जो डेटा फ्लो है वो आपका थोड़ा स्लो हो जाएगा, राइट, है ना, अगर हर एक सेगमेंट के बाद में आपका एक्नॉलेजमेंट आएगा तो बताइए, स्लो होगा ना आपका डेटा फ्लो, राइट। ओके, अब यही चीज अगर मैंने यहाँ पे विंडो साइज कर दिया, सपोज करो मैंने 20 कर दिया, अब देखो क्या होगा, अब होगा क्या कि पहले ये अब एक सेगमेंट नहीं जाएगा, अब आपके एक साथ कितने सेगमेंट चले जाएंगे, एक साथ टोटल 20 सेगमेंट्स आपके चले जाएंगे, एंड बाद में एक उसका एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा कि हाँ मेरे पास वो इतने इतने सेगमेंट्स मेरे को रिसीव हो गए, क्लियर है। तो कौन सा फास्टर हुआ, ये वाला, राइट। तो विंडो साइज की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, आप अपने डेटा फ्लो को क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, एंड ये जो फ्लो कंट्रोल है इसमें आप क्या कर रहे हो, आप विंडो साइज आप विंडोइंग ही आप यूज करते हो, आप अपने फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, आपका डेटा फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, क्लियर है। बाय डिफॉल्ट 1 रहता है जैसे नॉर्मली, ओके, एंड एक चीज और है इसमें कि लाइक जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिखाया कि इट इज यूज टू कंट्रोल द डेटा फ्लो, है ना, आप यहाँ पे ये चीज और लिख सकते हो कि जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको इतनी दूर में, ये लिख सकते हो विंडोइंग का क्या मतलब है, या विंडो साइज का क्या मतलब है ना, विंडो साइज,
आप कह सकते हो सेंडिंग नंबर ऑफ सेगमेंट्स विदाउट गेटिंग एनी एक्नॉलेजमेंट, राइट। तो कितने सेगमेंट आप भेज पा रहे हो, वही क्या है आपका विंडो साइज है ना। अगर विंडो साइज 5 है, दैट मीन्स सेंडिंग 5 नंबर ऑफ सेगमेंट्स, है ना। 5 सेगमेंट भेजूंगा विदाउट गेटिंग एक्नॉलेजमेंट, ओके। उसके बाद मुझे एक्नॉलेजमेंट आएगी। क्लियर है? ओके। हाँ हाँ। नहीं, ऐसा नहीं होता ना, नॉर्मली ऐसा होता ही नहीं है आपका। ओके। नहीं, यूडीपी हो गया, बट ये जो नॉर्मली आपका जो टीसीपी प्रोटोकॉल होता है, वो आपका क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट की वजह से ये क्या होता है आपका, स्लो होता है। ओके, इसी चीज को थोड़ा फास्ट करने के लिए, ठीक है, आप विंडोइंग यूज करते हो। ओके। एंड ये आपका नॉर्मली प्री डिफाइंड रहता है। हाँ ऑब्वियसली, मतलब अब यहाँ पे जैसे 5 सेगमेंट थे, ठीक है, तो विंडो साइज क्या 5 है, दैट मीन्स मैं 5 भेजने के बाद में उसको एक्नॉलेजमेंट तो आएगा ना, उसके बाद आएगा। ओके। इस लाइन का ये मतलब है मेरा लिखवाने का, सेंडिंग नंबर ऑफ सेगमेंट्स विदाउट गेटिंग एनी एक्नॉलेजमेंट। कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स मैं भेज सकता हूं विदाउट एक्नॉलेजमेंट के? 5 भेज सकता हूं। जैसे ही 5 चले गए, उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। वो एक्नॉलेजमेंट की वेट करेगा। अभी देखो, मैंने इस लाइन का मतलब ये है कि यहां पे इसको मैं मिटा देता हूं एक बार, ठीक है, फिर आपको थोड़ा सा समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ें कुछ ज़्यादा अच्छे से आपको दिख नहीं रही होगी, है ना। तो अगर मान लो यहाँ पे मैंने ये बोला विंडो साइज अगर मेरा 5 है, ओके, तो दैट मीन्स कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स भेज सकता हूं मैं, बताओ? 5, राइट। विदाउट, लाइक मैंने 2 भेजे, 3 भेजे, 4 भेजे, विदाउट गेटिंग एनी एक्नॉलेजमेंट, ओके। तब यहां तक मैं वेट नहीं करूंगा एक्नॉलेजमेंट का। बट जैसे मैंने 5 भेजे, अब मैं वेट करूंगा ना, अब मेरे को वेट करना पड़ेगा इसके एक्नॉलेजमेंट के लिए। ओके, क्लियर है? मेरा कहने का मतलब ये था यहाँ पे विंडो साइज का। ओके, किसी को डाउट अभी तक? ओके, अब अपने बात करते हैं जो आपकी नेक्स्ट लेयर थी, कौन सी? नेटवर्क लेयर। ये क्यों यूज की जाती है? इट इज यूज्ड फॉर आईपी एड्रेसिंग। तो लॉजिकल एड्रेसिंग बोल दो या फिर आईपी एड्रेसिंग, आपको बोला गया ना, आईपी एड्रेस क्या होता है, एक लॉजिकल एड्रेस होता है, राइट। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर पे इट इज यूज्ड फॉर क्या, आईपी एड्रेसिंग, है ना। आईपी एड्रेसिंग इसी लेयर पे आपकी यूज की जाती है, और आप कह सकते हो आईपी एड्रेसिंग यूज्ड ऑन दिस लेयर, है ना, वर्क्स ऑन दिस लेयर, ओके, नेटवर्क लेयर पे। ठीक है, एंड ऑल्सो आप कह सकते हो राउटर वर्क्स ऑन दिस लेयर। राउटर भी कौन सी लेयर पे काम करता है आपका? इसी लेयर पे आपका काम करता है। ठीक है, एंड आगे आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे अपने पैकेट फ्लो पढ़ेंगे ना, तब आपको ये बताया जाएगा कि आईपी एड्रेसिंग मतलब कैसे लग के जाती है, लाइक सोर्स आईपी क्या होता है, डेस्टिनेशन आईपी क्या होता है, टीटीएल क्या होती है, टाइप क्या होता है, मतलब बहुत सारी चीजें लग के जाती है। ओके, तो हर एक चीज आपको इन डिटेल बताया जाएगा जब पैकेट फ्लो अपने डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट लेयर थी आपकी कौन सी? डेटा लिंक लेयर। सो जो डेटा लिंक लेयर होती है, वो क्यों यूज की जाती है? यूज्ड फॉर मैक एड्रेसिंग। एंड मैक एड्रेस कौन अंडरस्टैंड करता है आपका? स्विच, राइट। एंड स्विच वर्क्स ऑन दिस लेयर, हाँ है ना? बताइए। ठीक है, तो यहां, हाँ हाँ, हेलो। तो यहां पे जैसे
जब लेयर 2 की अपने बात करें, डेटा लिंक लेयर की बात करें, तो उस पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन लग के जाएगी, लाइक सोर्स मैक एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है ना, ये सब एड्रेस कहाँ पे लग के जाते हैं, आपके डेटा लिंक लेयर पे लगते हैं। ओके, मैक एड्रेस इन्फॉर्मेशन इस लेयर पे आपकी अटैच होती है। ओके, एंड वो आपको अगेन मैं वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, आपको नेक्स्ट जो आपका पैकेट फ्लो होगा उसमें आपको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। एंड यहाँ पे नॉर्मली अब होता क्या है, ये जो डेटा लिंक लेयर होती है ना, ये आपकी दो सब लेयर्स के अंदर आपकी डिवाइड होती है। ओके, एक होती है आपकी मैक लेयर और दूसरी होती है आपकी एलएलसी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। ओके, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। ठीक है, तो जो मैक लेयर है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पे क्या होता है, मैक एड्रेसिंग वर्क करता है ना इस लेयर पे, तो मैक लेयर है रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक एड्रेसिंग, है ना, जितने भी मैक एड्रेस लग रहे हैं, है ना, सोर्स मैक क्या है, डेस्टिनेशन मैक क्या है, सब कुछ कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैक लेयर जो होती है आपकी वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो डेटा लिंक लेयर आपकी दो सब लेयर्स, टू सब लेयर्स के अंदर डिवाइड होती है। कितनी लेयर में, टू सब लेयर्स में डिवाइड होती है। उनका नाम है मैक लेयर एंड लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। सो मैक लेयर है वो, जैसे नाम से पता चल रहा है, ये रिस्पॉन्सिबल है मैक एड्रेसिंग के लिए। एंड अब आप बोलोगे कि इसका क्या काम है फिर, लॉजिकल लिंक कंट्रोल का। सो अब नॉर्मली जैसे मान लो यहाँ पे ये आपकी लेयर्स थी, राइट, सपोज करो ये मेरी फिजिकल लेयर है, ये मेरी डेटा लिंक लेयर है, ठीक है, ये मेरी नेटवर्क लेयर है, एंड ये मेरी ट्रांसपोर्ट लेयर है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अब दो, एक्चुअली यहाँ पे एक लेयर नहीं है, यहाँ पे दो लेयर है। ओके, दो लेयर है यहाँ पे डेटा लिंक लेयर के अंदर, दो सब लेयर हैं। ओके, एक तो यहाँ पे मैक लेयर, तो मैक लेयर क्या कर रही है, मैक एड्रेस अटैच कर रही है। ठीक है, एंड यहाँ पे एक जो एलएलसी होती है ना, वो क्या करती है, एक यहाँ पे बॉन्ड आप कह सकते हो, लाइक बॉन्ड प्रोवाइड करती है इन बिटवीन नेटवर्क एंड डेटा लिंक लेयर। बिकॉज अब नॉर्मली अब यहाँ पे क्या काम कर रहा होता है, आईपी एड्रेस, है ना, लाइक आपका IPv4 या फिर आपका IPv6, राइट, है ना, आईपी एड्रेसिंग काम कर रही होती है। एंड यहाँ पे आपका जो डेटा लिंक लेयर पे आपका कौन काम कर रहा होता है, मैक एड्रेस। तो क्या आपका डेटा लिंक लेयर आईपी एड्रेस समझता है क्या, नहीं समझता। एंड जब आपका डेटा उधर से उधर जाएगा सामने वाली डिवाइस पे, पहले डेटा किसके पास आएगा, इसके डेटा लिंक लेयर के पास, फिर ऊपर किसको हैंडओवर करना है, आईपी एड्रेस को, राइट, IPv4 को देना है, IPv6 को देना है। तो वो इन दोनों के बीच में ये कनेक्शन कौन बनाएगा, तो ये जो एक लॉजिकल लिंक कौन बनाता है, वो एलएलसी बनाता है। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड्स ए लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क एंड डेटा लिंक लेयर। ठीक है, ताकि यहां पे, बिकॉज ये आईपी एड्रेस नहीं समझता, ये मैक एड्रेस को नहीं समझता, राइट, तो इन दोनों के बीच में ये जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपका एक जो कनेक्टिविटी है दोनों के बीच में, है ना, एक लॉजिकल कनेक्शन है, वो एस्टेब्लिश रहे, तो वो किसके थ्रू होता है, वो एलएलसी के थ्रू होता है। क्लियर है, बताइए। हाँ जी, एंड उसके बाद में जो लास्ट लेयर है वो आपकी कौन सी है, फिजिकल लेयर। ठीक है, सो इसमें आप कह सकते हो हाँ, सो केबल्स वर्क्स ऑन दिस लेयर। ठीक है, एंड नॉर्मली जो डेटा जाता है वो कैसे, किस फॉर्म में जाता है, इन द फॉर्म ऑफ बिट्स में जाता है, राइट। तो जो अब ऑब्वियसली केबल्स के थ्रू जब डेटा जाएगा वो किस फॉर्म में जाएगा, बिट्स की फॉर्म में जाएगा। एंड यहाँ पे अब फिजिकल लेयर पे कौन कौन से लाइक कौन कौन काम करता है, एक तो आपकी केबल्स होगी, ठीक है, दूसरा आपका जो हब है वो भी कौन सी लेयर पे काम करता है, आपका फिजिकल लेयर पे। क्लियर है, बिकॉज वो भी तो मैक एड्रेस नहीं समझता, राइट। ओके, तो हब भी हुआ है, वो आपका फिजिकल लेयर के अंडर ही वर्क करता है। ओके, ठीक है,
अभी तक क्लियर है सभी को? किसी को डाउट हो बताइए। हेलो। ओके, तो ये था हर एक लेयर का फंक्शनैलिटी। ओके, सो आज के लिए इतना ही।